हीरा, तुम्हें वो दिन याद है जब पोला दिन का त्योहार होता था? गुड़िया हमें फूल पहनाती थी, मालिक हल्दी से हमारी मालिश करते थे। कितना सुंदर लगता था सब। हाँ भाई, अब तो वो दिन जैसे सपना हो गया, पर अब और नहीं सहा जाता। भगवान ना करे किसी दिन इसी जंगल में हमारी मौत आ जाए। इस सुनसान जंगल में मौत के बाद तो हमारा अंतिम संस्कार भी कोई नहीं करेगा। हाँ नंदी भाई, तुम्हारी बात सच है। मैं तो हमेशा से यही चाहता था कि मेरे मालिक के सामने ही मेरे दम टूटे, ताकि मैं उन्हें अपनी आंखों से आखिरी बार देख सकूं। काश कि ऐसा माहौल हम दोनों के नसीब में भी होता। बहुत समय पहले एक गांव था जहां मिट्टी की खुशबू और सादगी में लोग जीते थे। वहीं एक बुजुर्ग किसान रामदीन अपने बेटे गोपाल और बेटी गुड़िया के साथ एक पुराने कच्चे घर में रहता था। उसके पास 2 बैल थे, हीरा और नंदी, जिनसे वो बेटे जैसा प्यार करता था। चलो हीरा नंदी, उठो मेरे बच्चों, देखो सूरज चढ़ आया। देखो आज मैं तुम दोनों के लिए हरा भरा चारा लेकर आया हूँ। रामदीन रोज सुबह सबसे पहले अपने बैलों के पास जाता, उनके गले में प्यार से हाथ फेरता था। पिताजी, नंदी आज तो बहुत चुपचाप है, लगता है उसे मेरी कहानी सुननी है। हाँ बेटिया, तेरा प्यार उसे बड़ा भाता है, तो इसके पास बैठ जा, मैं तब तक पानी भर लाता हूँ। गुड़िया रोज शाम अपने बैलों के पास बैठती, कहानियाँ सुनाती और उनकी आंखों में झांकती रहती। पिछली बार तो पिताजी ने तुम दोनों के लिए किसी तरह की खास चीज नहीं दी थी, लेकिन इस बार मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। मैं उन पैसों को पिताजी को दे दूंगी और तुम दोनों के लिए गले की घंटी और पैरों की पायल मंगवाऊंगी। गुड़िया दोनों बैलों से बात कर रही होती है, तभी रामदीन भी वहाँ पर आ जाता है। अरे गुड़िया, इन बैलों से क्या बात कर रही हो? कुछ नहीं पिताजी, बस मैं इस बार पोला दिन त्योहार के लिए इन दोनों के लिए कुछ अच्छा खरीदना चाहती हूँ, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले से कुछ पैसे इकट्ठा कर रखे हैं, वो पैसे मैं आपको दे दूंगी। आप उन पैसों से बैलों के लिए घंटी और पायल खरीद लेना। बिटिया, तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है। मैंने तो खुद इस बार सोचा है कि अपने प्यारे बैलों के लिए घंटी और पायल लाऊंगा। फिर इस बार का उत्सव हम बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। क्या पिताजी, आप सच में कह रहे हैं? हाँ बिटिया, जितना प्यार तुम हीरा और नंदी से करती हो, उतना ही प्यार मैं भी इन दोनों से करता हूँ। मैं तो इस त्योहार पर इन दोनों के लिए और भी ज्यादा कुछ करने की सोच रहा हूँ। रामदीन और गुड़िया दोनों अपने बैलों के बारे में बहुत कुछ सोच रहे थे, लेकिन अभी पोला दिन त्योहार के लिए 5 महीने का समय बाकी था। फिर एक दिन गांव में कुछ ट्रैक्टर आए जो कम समय में खेतों को कम मेहनत से तैयार कर सकते थे और इसमें कोई ज्यादा खर्च भी नहीं था। धीरे धीरे खेतों में मशीनें चलने लगी और बैलों की जरूरत कम पड़ने लगी। पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ गोपाल बेटा, बोलो क्या बात है? पिताजी, आपको तो पता ही है, अब खेतों के काम के लिए लोग ट्रैक्टर और हार्वेस्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रैक्टर और हार्वेस्टर से खेतों का काम करवाने में कम खर्च लगता है, जबकि हमारे बैलों के चारे में अधिक खर्चा पड़ जाता है। मेरे ख्याल से आपको इन दोनों बैलों को जंगल में छोड़ देना चाहिए। गोपाल बेटा, ये क्या बोल रहे हो? ये सिर्फ पशु ही नहीं बल्कि हमारे परिवार का हिस्सा है। इन्होंने हमारे मुश्किल समय में परिवार की तरह साथ दिया है और अब तुम कह रहे हो कि इन्हें जंगल में छोड़ दें। नहीं बेटा, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। रामदीन की बात सुनकर गोपाल चुप हो जाता है, लेकिन उसके मन में अब क्रोध की भावना जाग चुकी थी, क्योंकि उसकी बात रामदीन ने नहीं मानी थी। जब गोपाल अपने पिताजी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया, तो उसने दोनों बैलों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। आज तुम दोनों मेरे साथ चलो, खेत में तुम्हें अच्छे से बताऊंगा। वहाँ पर पिताजी भी नहीं होंगे। कुछ देर बाद गोपाल हीरा और नंदी को अपने साथ खेतों पर ले जाता है। तुम दोनों की वजह से आज पहली बार पिताजी ने मेरी बात नहीं मानी। इस बात का मुझे बहुत बड़ा दुख है। आज तुम्हें बताऊंगा कि मुझे कितना दुख है।
गोपाल एक बड़ी सी लाठी से दोनों बैलों पर वार करने लगता है। बेचारे दोनों बैल दर्द के मारे कराह रहे थे, लेकिन खेतों में उनके दर्द को सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ देर बाद गोपाल उन दोनों बैलों को घर पर लाता है तो रामदीन बैलों की हालत देखकर समझ जाता है कि गोपाल ने अपना गुस्सा इन दोनों पर उतारा है। फिर रामदीन गोपाल को समझाने की कोशिश करता है। बेटा, पशुओं से प्रेम करना और उन्हें पालना एक पुण्य का काम है। जरा सोचो, अगर इंसान इन मासूम जानवरों को नहीं पालेंगे तो ये सब भूखे प्यासे कहाँ भटकेंगे। जब तुम्हारी माँ थी तो वो इन दोनों बैलों को अपने बच्चों जैसा प्यार करती थी। आज हम इन दोनों को कैसे छोड़ दें? गोपाल अपने पिताजी की बात टालते हुए वहां से चला जाता है। अगले दिन फिर से गोपाल दोनों बैलों को बुरी तरह पीटता है। इसी बीच हीरा बुरी तरह जख्मी हो जाता है और नीचे बैठ जाता है। अब समय आ गया है, जल्दी खड़ा हो जा, अब हमें घर चलना चाहिए। गोपाल के लाख बोलने के बाद भी हीरा नहीं उठ पाता क्योंकि वो बुरी तरह जख्मी हो गया था। फिर गोपाल ने उसकी रस्सी पकड़ी और दोनों बैलों को घसीटते हुए घर ले गया। आज की रात गोपाल ने बैलों को दूसरी तरफ बांध दिया था ताकि उसके पिताजी बैलों को ना देख सके। आधी रात बीत जाती है। अरे, अब इन दोनों को कौन सी मौत आ गई जो रात भर से कराह रहे हैं। आज तो हद कर दी इन दोनों ने। इनकी वजह से पूरी रात नींद नहीं आई। इन दोनों को तो मैं कल अच्छे से बताऊंगा। गांव की रात चुप थी। सब अपने अपने घरों में सुकून से सो रहे थे, लेकिन झोपड़ी से बाहर बंधे हीरा और नंदी की आंखों में आंसू और मन में बेचैनी थी। हीरा, अब बहुत हो गया। मालिक तो हमें बहुत प्यार करते हैं, पर गोपाल भैया के दिल में हमारे लिए अब कोई जगह नहीं बची। हाँ नंदी, मैंने भी देख लिया। अब हम गोपाल भैया के लिए बोझ बन चुके हैं। हम कभी खेत की शान थे, लेकिन अब खूंटे की जंजीर हैं। आज गोपाल भैया ने जिस तरह तुम्हें मारा है वो देखकर मुझे लगता है कि अगर हम यहाँ रहे तो गोपाल भैया के मार से ही मर जाएंगे। इसलिए अब हमें यहाँ से कहीं दूर चलना होगा। ठीक है नंदी, मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ। दोनों ने चुपचाप अपने गले की रस्सियां चबाकर धीरे धीरे तोड़ दी। फिर बिना आवाज किए गांव की गलियों को पार करते हुए बाहर की ओर चल पड़े। उन्होंने जैसे ही जंगल में कदम रखा, एक डरावनी सर्द हवा ने उनका स्वागत किया। पेड़ों की परछाइयां डराने लगी, पत्तियां चरमराई, लेकिन कहीं से कोई स्नेह की आवाज नहीं आई। लगता है इस जंगल की दुनिया एकदम अलग है। हाँ नंदी, अब हमें कोई भी सहलाने वाला नहीं मिलेगा और ना ही कोई बच्ची हमें कहानी सुनाएगी। अब तो हमें अकेले ही अपना जीवन बिताना होगा। सुबह होते ही सबसे पहले गुड़िया की नजर उन रस्सियों पर पड़ती है जहाँ पर बैल बांधे गए थे। गुड़िया ने देखा वहाँ पर बैल नहीं थे। ये सब देखकर गुड़िया एकदम से विचलित होती है और बेचैन होकर उन दोनों बैलों को आसपास ढूंढने लगती है। हीरा, नंदी, तुम दोनों कहाँ हो? हीरा, नंदी। वो बिना नीचे देखे दोनों बैलों का नाम चिल्लाते हुए भागी जा रही थी, जैसे उसका कोई अपना उससे कहीं दूर चला गया हो। तभी उसके पैरों में एक पत्थर लग जाता है और उसके पैर से खून बहने लगता है। हीरा, नंदी, तुम दोनों मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? वापस आ जाओ, तुम्हारी गुड़िया तुम्हें पुकार रही है। रोते रोते गुड़िया के आंसू भी सूख जाते हैं। काफी समय बाद वो घर लौटती है तो रामदीन भी वहाँ पर बेचैन था। बेटी, हमारे हीरा और नंदी कहाँ चले गए? पिताजी, नहीं पता, लेकिन अब वे यहाँ रहकर चोट का जख्म नहीं सह सकते थे, इसलिए चले गए दूर, बहुत दूर, जहाँ उन्हें कोई नहीं पीटेगा। ऐसा मत बोल बेटी, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। लेकिन सच तो ये था कि वे इतनी दूर जा चुके थे जहाँ पर उन्हें ढूंढने कोई नहीं जाता। उधर जैसे तैसे दोनों बैलों ने रात काट ली थी, लेकिन आज के बारे में उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि वे किसी सुरक्षित जगह पर अपना बसेरा बनाएंगे। अगले दिन वे किसी सुरक्षित जगह के लिए निकल पड़ते हैं। हे भगवान, जंगल में चारों तरफ देख लिया, लेकिन कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं मिली। अब हम कहाँ जाएंगे? क्या करें नंदी, अब तो हमें इसी तरह गुजारा करना पड़ेगा। चलते चलते भूख भी लग गई है, अब हमें कहीं रुककर घास चर लेनी चाहिए।
ठीक है हीरा, चलो चलते हैं। यहाँ कहीं भी ताजा घास नहीं है, लेकिन जिंदा रहने के लिए हमें ये सूखी घास ही खानी होगी। जंगल में हर दिन संघर्ष का नाम था। दोनों को कभी सूखी पत्तियां खाकर दिन काटना पड़ता, तो कभी झाड़ियों से कांटे निकालते हुए थोड़ी घास मिल जाती। एक दिन उन्होंने जंगल में एक अजीब सी चीज देखी। अरे नंदी, ये कैसा जानवर है? कहीं हमें इस जानवर से कोई खतरा तो नहीं है? नहीं हीरा, ये तो जंगल की खूबसूरती बढ़ाने वाला हिरण है। इससे हमें किसी प्रकार का खतरा नहीं है। नंदी और हीरा दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक से उस हिरण के ऊपर शिकारी का जाल गिर जाता है। अरे, ये तो शिकारी का जाल है। हाँ हीरा, ये किसी शिकारी का जाल लगता है। हमें जल्दी से कहीं छुप जाना चाहिए, नहीं तो हम इस शिकारी के हाथ लग सकते हैं। हीरा और नंदी दोनों एक जगह छुपकर हिरण की तरफ देख रहे थे। उधर हिरण जाल में फंसने के बाद पूरी तरह छटपटा रहा था, जैसे अब उसके प्राण जाने वाले हैं। देखो हीरा, इस बेचारे हिरण को शिकारी ने कैद कर लिया। बेचारा कितनी बुरी तरह छटपटा रहा है। अब तो भगवान ही इसकी रक्षा करे। कुछ देर चुप रहने के बाद नंदी फिर से बोलता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं हमारे साथ भी। शुभ शुभ बोलो नंदी, हमेशा भगवान का स्मरण करो, वो हमारी रक्षा जरूर करेंगे। लेकिन हीरा, हम सच को झुठला नहीं सकते। जंगल में हमें जंगली जानवरों और शिकारी से हमेशा खतरा बना रहेगा। कुछ देर बाद हीरा और नंदी ने देखा कि शिकारी ने अपने धनुष से हिरण पर वार कर दिया और एक ही झटके में हिरण के प्राण निकल गए। ये देखकर दोनों की रूह तक कांप गई। हे भगवान, इस हिरण की आत्मा को शांति देना। हीरा, अब हमें यहाँ से दबे कदमों से निकलना होगा, नहीं तो इस शिकारी की नजर हम पर पड़ी तो हमारा हाल भी उस हिरण जैसा होगा। समय बीतता गया और उनकी हालत बिगड़ती गई। शरीर के रोए झड़ गए, हड्डियां उभर आईं और चाल लड़खड़ाने लगी। मन टूट चुका था, पर कदम चलते रहे। एक दिन वे पूरे जंगल में घूमकर आ गए, लेकिन उन्हें कहीं भी खाने के लिए कुछ नहीं मिल पाया। जहाँ कुछ घास बची थी, वहाँ उनकी जान को खतरा हो सकता था, इसलिए वे दोनों उधर नहीं गए। मुझे आज भी मालिक की आवाज याद आती है, जब वो कहते थे, चल हीरा बेटा, आज खेत में आलू बोएंगे। आलू उगने के बाद इसी आलू का चोखा और बाटी तुझे खिलाऊंगा। लेकिन आज मुझे बुलाने वाला कोई नहीं है। मुझे भी गुड़िया की बहुत याद आती है, जब वो मेरी पीठ पर बैठकर कहती थी, चल नंदी, अब मेरी कहानी सुन ले। बाद में मैं सो गई तो फिर कोई कहानी नहीं सुनाने वाली। लेकिन अब वो सिर्फ यादें थी, जिन्हें न कोई सुनने वाला था न समझने वाला। जंगल की खामोशी ने उनका सब कुछ छीन लिया था। एक जमाना था जब गांव की मिट्टी उनके खुर्रों से गूंजती थी, आज वही मिट्टी भी पराई हो गई थी। उधर अचानक से पूरे गांव में सूखे का प्रकोप दिखाई देने लगा। हर किसी के खेतों की फसलें सूखकर नष्ट हो गई थी। पिताजी, ये तो बहुत बुरा हाल हो गया। कुएं में पानी नहीं रहा, अब खेतों का क्या होगा? हमारा ट्रैक्टर भी खड़े खड़े जंग खा रहा है, डीजल नहीं मिल रहा, बिजली तो जैसे लापता हो गई है। बेटा, जब पानी ही नहीं है तो ट्रैक्टर भी क्या करेगा? लेकिन अब हम क्या करेंगे? बेटा, मैंने तो तुम्हें बहुत समझाया था। आज हमारे बैल जहाँ भी गए वो सिर्फ तुम्हारी वजह से गए। अरे वो तो हरी घास खाकर भी जी लेते, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तब भी तुम्हारा खुद का निर्णय था, जिसके चलते वो दोनों हमें छोड़कर चले गए। अब भी फैसला तुम्हारा है, तुम ही देखो क्या करना है। गलती हो गई पिताजी, मैं मशीनों के पीछे भागता रहा, पर हमारा असली सहारा तो हीरा नंदी जैसे साथी ही थे। तभी कुछ दूरी पर खेलती गुड़िया रामदीन के पास आ जाती है। पिताजी, हमारे हीरा नंदी कहाँ होंगे? क्या उन्हें कोई खाना देता होगा? पता नहीं बेटी, कभी कभी दिल कहता है वो बहुत ज्यादा कष्ट झेल रहे होंगे। उन दो मासूमों ने भैया का क्या बिगाड़ा था जो वो दोनों उन्हें बुरे लगते थे? अब क्या ही कर सकते हैं, जो होना था वो तो महीनों पहले हो चुका। अगले दिन कुछ किसान रामदीन के घर आते हैं। रामदीन भाई, हम सब ने बहुत बड़ी गलती कर दी जो बैलों को बेच डाला।
अब तो हमारे ट्रैक्टर भी किसी काम के नहीं रहे। इतनी भीषण गर्मी में तो मेरे ट्रैक्टर की पूरी मशीन ही खराब हो गई। काश बैल हमारे पास होते तो भविष्य की खेती करने की उम्मीद भी रहती, लेकिन अब तो सब सत्यानाश हो गया। अब मैं आप लोगों को क्या ही बोल सकता हूँ। मेरे बैल भी हमें छोड़कर चले गए, लेकिन इसमें सिर्फ मेरे बेटे की गलती थी। लेकिन आप सभी गांव वालों को ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। पिताजी, क्या हम जंगल जाकर हीरानंदी को ढूंढ सकते हैं? गोपाल बेटा, अब ना जाने वो कैसे होंगे। उनके गए महीनों बीत गए हैं, पता नहीं वो जिंदा होंगे भी या नहीं। नहीं पिताजी, मेरा दिल कहता है कि वो अभी भी जिंदा है। अगर जिंदा है तो वो भी हमसे ज्यादा दिन दूर नहीं रह पाएंगे। वो दोनों एक ना एक दिन अपने परिवार के पास जरूर आएंगे। पिताजी, अब मैं अच्छे से समझ गया कि बैल सिर्फ जानवर नहीं होते, वो तो गांव की आत्मा होते हैं। सही कहा गोपाल बेटा, हमने उन्हें बोझ समझा, पर असल में वो ही हमारे असली साथी थे। अब तो बस यही लगता है, जिन्हें वक्त रहते समझ ना सको उन्हें फिर कभी वापस नहीं पा सकते। आज भी जब मेरे हीरानंदी की याद आती है तो कलेजा बाहर आने को हो जाता है। ना जाने के साल में होंगे मेरे बच्चे। खुद को संभालिए रामदीन भैया, हमें भी अपने बैलों के लिए दुख होता है, लेकिन क्या करें, जो होना था वो हो चुका। उधर हीरा और नंदी को आज के दिन खाने के लिए घास मिल चुकी थी, इसलिए घास खाने के बाद वो दोनों आराम करने के लिए एक जगह पर रुक गए। हीरा, तुम्हें वो दिन याद है जब पोला दिन का त्योहार होता था? गुड़िया हमें फूल पहनाती थी, मालिक हल्दी से हमारी मालिश करते थे, कितना सुंदर लगता था सब। हाँ भाई, अब तो वो दिन जैसे सपना हो गया, पर अब और नहीं सहा जाता। भगवान ना करे किसी दिन इसी जंगल में हमारी मौत आ जाए। इस सुनसान जंगल में मौत के बाद तो हमारा अंतिम संस्कार भी कोई नहीं करेगा। हाँ नंदी भाई, तुम्हारी बात सच है। मैं तो हमेशा से यही चाहता था कि मेरे मालिक के सामने ही मेरे दम टूटे, ताकि मैं उन्हें अपनी आंखों से आखिरी बार देख सकूं। काश कि ऐसा माहौल हम दोनों के नसीब में भी होता। ऐसा हो सकता है नंदी, लेकिन इसके लिए हमें फिर से मालिक के पास लौटना होगा। लेकिन हीरा भाई, क्या हमारा फिर से मालिक के पास जाना सही रहेगा? अगर गोपाल भैया ने फिर से हमें पीटना शुरू कर दिया तो हमारा क्या होगा? क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा हमारी मौत हो जाएगी। कम से कम हम अपने मालिक को तो आखिरी समय अपनी आंखों से देख लेंगे, लेकिन अगर यहाँ मर गए तो हम अपने मालिक को इस जन्म में कभी नहीं देख पाएंगे। ठीक कहा हीरा, अब तो मुझे भी यहाँ पर घुटन सी होने लगी है। ऐसा लगता है ना जाने किस दिन हम दोनों के प्राण निकल जाएंगे। चलो फिर हम दोनों गांव वापस लौट चलते हैं। दोनों उठ खड़े हुए, कमजोर पैरों से भूखे प्यासे कांटों से लड़ते हुए दिन रात चलते रहे। हीरा, क्या तुम्हें गांव का रास्ता आज भी याद है? याद तो नहीं है, लेकिन अपने मालिक के प्रेम की चाहत हम दोनों को गांव जरूर ले जाएगी। अब हीरा और नंदी को चलते चलते कई घंटे का समय बीत चुका था, लेकिन उन्हें गांव का रास्ता कहीं भी नहीं मिल पाया। हीरा, हम पिछले कई घंटों से चलते जा रहे हैं, अब तो मेरे पैरों ने भी जवाब दे दिया। आगे चलना मेरे लिए मुश्किल होगा। देखो नंदी, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ये जगह खतरों से खाली नहीं है, तो यहाँ पर रुकना हमारे लिए सुरक्षित नहीं होगा। इसलिए हमें बिना रुके आगे बढ़ना होगा। तुम चिंता मत करो, गांव अब ज्यादा दूर नहीं होगा। हम सूरज निकलने से पहले पहुंच ही जाएंगे। और फिर क्या तुम नहीं चाहते कि हम दोनों मालिक के पास जाकर ही अपने प्राण त्यागें? हाँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे प्राण मालिक के सामने ही निकलें। अब मैं बिना रुके चलूंगा। चलते चलते दोनों के पैर लड़खड़ाने लगे थे। अब दोनों हिम्मत हार कर गिरने वाले ही थे, तभी दूर कहीं से मंदिर की घंटियों की आवाज आई। हीरा, क्या तुमने मंदिर की इन घंटियों को सुना? ये घंटियां तो पोला उत्सव वाले दिन बजती हैं। लगता है आज पोला दिन है। आज का ही दिन था,
जब मालिक हमें सजाते थे और गुड़िया नाचते हुए माला पहनाती थी। अरे वो देखो, ये रास्ता तो हमारे गांव की तरफ जाता है। दोनों ने जब गांव का रास्ता देखा तो जैसे उन्हें कोई शक्ति मिल गई हो। दोनों ने आखिरी ताकत लगाई और गांव की ओर दौड़ पड़े। कुछ देर में ही वे रामदीन की झोपड़ी के बाहर खड़े थे। वही मिट्टी की दीवारें, वही पेड़ पौधे, पर अब सब थोड़ा पुराना लग रहा था। नंदी, देखो, हम लौट आए हैं। अब जाकर सांस आई है। अब दोनों बैल करुणामय आवाज में अपने मालिक को आवाज देने लगते हैं। अचानक अंदर से गुड़िया बाहर निकली। जैसे ही उसने दोनों को देखा, वो जोर से चिल्लाई, पिताजी देखो, हीरा नंदी लौट आए। रामदीन दौड़ता हुआ बाहर आया। जैसे ही उसकी नजर हीरा और नंदी पर पड़ी, वो ठिठक सा गया। उसकी आंखें भर आई। मेरे बच्चों, तुम सच में आ गए। जरा भी देर न करते हुए रामदीन ने लपक कर दोनों को गले लगा लिया। उधर बैलों की आंखों से भी आंसू झरझर बहने लगे। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, उस दिन मैं तुम्हें नहीं रोक पाया, लेकिन अब मैं तुम दोनों को कहीं भी जाने नहीं दूंगा। रामदीन की बात सुनकर दोनों बैल रामदीन का हाथ चाटने लगे, जैसे उन्हें रामदीन की बात अच्छे से समझ आ गई हो। देखो ना पिताजी, इनकी आंखों से बहते आंसू बताते हैं कि ये दोनों हमारे बिना नहीं रह पाए। अब मैं तुम दोनों को कभी नहीं जाने दूंगा। ये घर तुम दोनों के बिना वीरान है। हीरा और नंदी चुपचाप खड़े थे। तभी गोपाल भी वहां पहुंच जाता है। जैसे ही उसकी नजर दोनों बैलों पर पड़ी, वो ठिठक गया। पिताजी, हमारे बैल, ये दोनों सच में लौट आए। हाँ बेटा, देख लो, अपने आप लौट आए। अपने परिवार से कब तक दूर रह पाते बेचारे। हीरा, नंदी, माफ कर दो मुझे, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया। हीरा और नंदी ने कुछ नहीं कहा, बस शांति से उसकी ओर देखा, जैसे कह रहे हो, हम नाराज नहीं हैं। भैया, इनकी खामोशी बताती है कि इन्हें हमसे कोई शिकायत नहीं है। दर्द झेलने के बाद भी ये अपने परिवार को नहीं छोड़ना चाहते। तब तक गांव के कई लोग वहां इकट्ठा हो गए। सबकी आंखों में आंसू थे। किसी ने पानी लाया तो किसी ने बैलों को मरहम लगाया। इतने दिन जंगल में कैसे जिंदा रहे ये दोनों? ये तो किसी ईश्वर की लीला से कम नहीं है। राम प्रसाद भैया, अब से ये जानवर नहीं हैं, ये हमारे परिवार का हिस्सा हैं। गांव भर में सबसे ज्यादा खुशी सिर्फ दो बैलों को देखकर हो रही थी। पिताजी, पूरे गांव में आज सिर्फ हमारे पास बैल हैं और आज पोला दिन का पर्व भी है। आज के दिन हम पूरा हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार मनाएंगे। अब सभी लोग मिलकर पोला दिन के त्योहार की तैयारियां करने लगे। बिटिया, हल्दी लाना जरा, आज फिर से अपने बच्चों को सजाना है। गुड़िया दौड़कर हल्दी और फूल लेकर आई। रामदीन ने अपने हाथों से हल्दी लगाई, माला पहनाई। गांव के दूसरे लोग भी बैलों की सजावट के लिए कुछ सामान लेकर आए। रामदीन भैया, ये गर्दन का घुंघरू और पैरों की पायल ले लो, इसे दोनों बैलों को जरूर पहनाना। अरे ये घुंघरू पायल तुम्हारे पास कैसे आए? रामदीन भैया, जब कभी कभी गुड़िया मेरे घर आती थी तो वो बताती थी कि वो अपने बैलों के लिए पायल और घुंघरू लेना चाहती है। तभी से मैंने ठान लिया था कि मैं इस पोला पर्व पर आपके बैलों के लिए ये चीजें उपहार में दूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जुबना बहन। आज ठीक समय पर तुमने मेरी बेटी की मनोकामना पूरी कर दी। अब दोनों बैलों को सजाने के बाद रामदीन और गांव के सभी लोग मंदिर की ओर चल पड़े। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे बच्चों को सही सलामत मेरे पास लौटा दिया। मैं अपने बेटे की गलती के बदले आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। भगवान जी, मैं अत्याचारी हूँ। मैं इन मासूमों का दर्द महसूस ना कर पाया और इन पर अत्याचार करता रहा। आज मुझे सच में अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब गांव के सभी लोग हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे और अपनी अपनी गलतियों की माफी मांगने लगे। तभी अचानक आसमान में बादल गरजने लगे। सबने एक साथ ऊपर देखा। पिताजी देखो, बारिश होने लगी है। पहली बूंद धरती पर गिरी। सूखी मिट्टी से सौंधी खुशबू उठी। खेतों की दरारें भरने लगी, पौधे झूमने लगे। भाइयों, पशु बोल नहीं सकते पर सब कुछ महसूस करते हैं। आज मेरे बैल भी मेरे पास इसलिए आए
क्योंकि वो भी मेरे परिवार से दिल से प्यार करते थे। हम अब अपने पशुओं को कभी भी बोझ नहीं समझेंगे। हम उन्हें प्यार देंगे, सम्मान देंगे और उनके साथ इंसानों जैसा व्यवहार करेंगे। पोला पर्व का वो दिन उस साल सिर्फ एक उत्सव नहीं रहा, बल्कि हर एक की सोच बदलने का एक खास दिन बन चुका था। उस दिन के बाद गांव के सभी लोगों ने बैलों को सिर्फ सहायक नहीं, परिवार का हिस्सा मानना शुरू कर दिया और गांव के सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।